नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। जीएसटी पर सियासत शुरू हो गई है और इस सियासत श्रेय लेने की हुई है, श्रेय लेने की होड़ की शुरुआत हो गई है। शुरू हुआ है वार पलटवार। कांग्रेस कह रही है कि ये हमारे दबाव में हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस अगर सफलताओं का क्लेम करती है तो असफलताओं को भी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद को जनता का अपार समर्थन। इमरजेंसी सेवाओं में नहीं पड़ी बाधा। उधर बिहार में बदली फिजा से राजद हुआ सावधान। कहा वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस का अपना एजेंडा। वादे के अनुसार प्रधानमंत्री ने दिया दिवाली से पहले बड़ा उपहार। 22 सितंबर से देश में सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे लागू। आम जन के साथ उद्योगपति और विशेषज्ञ कर रहे हैं फैसले का स्वागत। जीएसटी सुधारों पर श्रेय लेने की होड़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लगभग 1 दशक से कर रहे थे जीएसटी सरलीकरण की मांग। बीजेपी का जोरदार पलटवार। कहा 10 वर्षों तक यूपीए शासनकाल में कांग्रेस ने जीएसटी को अटका कर रखा था। जीएसटी से पहले कांग्रेस काल में लगते थे 17 अलग अलग टैक्स और 13 सेस। और देश के उत्तरी इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में लगातार खतरे के निशान से ऊपर यमुना। पुराना लोहा ब्रिज बंद। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी से कितनी बड़ी राहत मिली है और इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। जीएसटी से बड़ी राहत मिली है, आम जन को मिली है, मध्यम वर्ग को, गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों को लेकर उन्होंने बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा अब मूर्त रूप ले रही है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया, यानी कि 4 टैक्स स्लैब से अब ये केवल 2 टैक्स स्लैब हो गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। दिवाली से पहले ही देश की जनता को दिवाली का धमाका ऑफर मिला है। जीएसटी में नए सुधारों से थाली से लेकर गाड़ी तक और गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक को राहत मिली है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी, स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल है। वहीं बर्तन, फीडिंग बोतल, नैपी, बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर लोगों को राहत देगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज का पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स और नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उस पर टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब केवल 5% रहेगी। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर जीएसटी में भी कमी की गई है। पहले 18% से 5% हुआ। अब ये तमाम टैक्सेस जो 18% थे वो 5% हो गए हैं। जीएसटी ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब और पहिए, ट्रैक्टर के पुर्जे, रेडिएटर, साइलेंसर, क्लच, छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 12,000 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% का अब कर दिया गया है, यानी टैक्स केवल 18% हो गया है, 28% से घटाकर। जीएसटी सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट और ग्लव्स, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड,
मैप्स, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगी। जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलने के बाद शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 550 अंक से अधिक उछाल उसमें देखने को मिला। वहीं जीएसटी सुधारों पर श्रेय लेने की सियासत शुरू हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लगभग 1 दशक से जीएसटी सरलीकरण की मांग कांग्रेस कर रही थी। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि लगभग 1 दशक से कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही थी। मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्सेस बना दिया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% और 6% की विशेष दरें थी। बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। अमित मालविया ने खड़गे को जवाब देते हुए लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की नाकामियों को छुपाने के लिए इतिहास को झूठ से फिर से लिख रहे हैं। अमित मालविया ने लिखा कि सच्चाई बिल्कुल साफ है। जीएसटी एनडीए की परिकल्पना थी। 2000 में वाजपेयी जी के समय शुरू हुई। कांग्रेस ने 10 साल तक इसे अटका कर रखा। न राज्यों में सहमति बनी, न आईटी ढांचा खड़ा हुआ। पूरा दशक कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने इस सुधार को पुनर्जीवित किया, राज्यों के साथ सहमति बनाई, 2016 में संविधान संशोधन पारित किया और 2017 में जीएसटी लागू किया गया। खड़गे जी का 1 नेशन 9 टैक्स वाला दावा भी झूठा है, अमित मालविया ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि जीएसटी के पहले 17 अलग अलग टैक्सेस लगते थे और 13 अलग अलग सेसेस लगते थे, यानी कुल मिलाकर 30 टैक्सेस लगते थे, जो कि अराजकता का एक बड़ा कारण थे। जीएसटी के बाद अब सिर्फ 5 दरें आई थी, जिनको अब सुधारों के बाद घटाकर महज 2 कर दिया गया है। आटा, चावल, दूध, दही, किताबें और स्वास्थ्य सेवाएं पर 0% या 5% कर किया गया, यानी कि रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उन पर या तो टैक्स नहीं लगाया गया है या महज 5% टैक्स रखा गया है। कांग्रेस ने भारत पर लादे भारी टैक्स। साबुन और टूथपेस्ट तक पर 27% टैक्स लगाती थी कांग्रेस। चॉकलेट और एसी पर 31%, सीमेंट पर 29%, साइकिल पर 22%, दवाओं पर डबल डिजिट में टैक्स लगाती थी कांग्रेस। और आज वो श्रेय लूटने के लिए इस तरह के दावे कर रही है। इतिहास को झूठ से फिर से लिखने की कोशिश कर रही है, यह कहना है बीजेपी का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। इस दिवाली के मौके पर आपको गिफ्ट मिलेगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच के कारण ही आज वे इस स्थिति में हैं और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। Yesterday's announcements are game changing and will play a very important role in the months and years to come in our journey towards Viksit Bharat 2047. I'd like to appeal to all of you that unless we pass on all these benefits of GST to the consumers, and I'd urge you all to resolve that the entire benefit of yesterday's significant concessions in GST given will be passed on to the consumer. वहीं आम जनता क्या कुछ कह रही है, यह भी सुनना जरूरी है। जीएसटी कटौती से आम आदमी को राहत मिलेगी, यह कहना है आम जनता का। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जिन्होंने जीएसटी हटाया, बहुत बड़ा सराहनीय का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। लाइफ और हेल्थ बहुत बढ़िया है। ये जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी ख़त्म हो गई, जिसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में इरेजर्स, बुक्स, नोट्स वगैरह, और सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो
बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उस पर। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमन जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान वेद जैन, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आईसीएआई, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके साथ ही साथ अजय मिश्रा, हमारे संवाददाता, भी इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले तो आपसे इस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे। कितना कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ जो सुधार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, क्या कुछ ये सुधार अंतर लेकर के आएंगे? कितना फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए, ये एक साधारण सुधार नहीं है, ये गेम चेंजर है। ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स है। एक पहला सुधार हुआ 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये आज 2025 में जो किया गया है, ये एक बहुत बड़ा एक सुधार है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, वन नेशन वन टैक्स को लगाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जितने मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, विभिन्न तरह के टैक्सेस लगते थे, कुछ टैक्स एंटरटेनमेंट, एंट्रेंस टैक्स या एंट्री टैक्स, ये बहुत लगते थे, जिससे बड़ी जटिलता थी। हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था थी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। 8 साल के अनुभव में वो बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कलेक्शन इंप्रूव कर गई, तो हमें जनरेशन 2 के रिफॉर्म करने थे। और कल जो जीएसटी काउंसिल ने रिफॉर्म किए हैं, वो अपने आप में लैंडमार्क रिफॉर्म्स है। आप ये देखिए कि 12 और 28% का स्लैब खत्म है, और 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। जैसे आपने शुरू में कहा, एक 18% नॉर्मल रेट टैक्स है और 5% मेरिट गुड्स कहते हैं। पहले क्या किया था, जब 2017 में हमने लगाया था, हमने एसेंशियल गुड्स को 5% या 0 में रखा था, लेकिन रोजमर्रा की और जो जरूरत की चीजें थी उनको एक राजस्व को ध्यान में रखते हुए 12% में रखा था। वो सारी आइटम को अब 5% में ले गए हैं, और या कुछ को 0 ले गए, जैसे पनीर को ले गए, चना को ले गए हैं, वो 0 में चला गया है। तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। इसी तरह से जो 28% वाली आइटम है, वो 18% में आ गई, जिससे उसकी परचेजिंग में पावर में बहुत बड़ा बढ़ेगा। मैं इसका एक साधारण एग्जांपल देता हूँ। आप एक आइटम को पहले 100 रुपए में खरीदते थे तो 12% टैक्स देते थे, तो 112 लगता था। अब आप उसके ऊपर 5 देंगे तो 105 लगेगा, तो 7 रुपए की बचत होगी। वो आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। उस पावर से देश की जो की परचेजिंग है वो बढ़ेगी। परचेज बढ़ेगी तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो नेचुरली प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी ज्यादा पड़ेगी तो फैक्ट्री में माल बनेगा, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, उससे रोजगार बढ़ेंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट आएगी, और जिनको रोजगार मिलेंगे वो उसकी फिर परचेज करेंगे मार्केट में आके, क्योंकि जब एक आदमी को रोजगार मिलता है तो वो अपनी परचेज ही करता है। जब वो परचेज करता है तो उससे फिर डिमांड क्रिएट होती है। हम इसे इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो इसलिए ये मेरे भारतवर्ष के लिए ये जो बड़ा रिफॉर्म है, ये एक साधारण रिफॉर्म नहीं है, ये एक गेम चेंजर है इकोनॉमी के लिए। जो हमने 2017 में किया, उसका दूसरा पक्ष अभी आया है 2.20, और मेरा ऐसा मानना है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी बूस्ट देगा। इससे कंज्यूमर को इजी हो जाएगा, सस्ता मिलेगा। इससे जो फैक्ट्री के जो मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए भी कहा जा रहा है कि ये किस तरह से फायदेमंद होगा। कृषि के क्षेत्र में भी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से विशेष रूप से फायदेमंद होने जा रहा है। देखिए, कृषि में कितने सुधार किए हैं। कृषि की हर आइटम के ऊपर टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। फर्टिलाइजर में जो इन्वर्टेड ड्यूटी का एक इशू था वो कम कर दिया गया है, वो कर दिया है। ट्रैक्टर पार्ट, ट्रैक्टर टायर और एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ सुविधाओं कर दी गई है। तो पहले तो उनके वहां पे बहुत सारे आइटम आ जाएगा। और साथ ही साथ कृषि के लिए अगर आप आइटम वाइज देखेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर वो आइटम्स लगाई गई है, तो जो हर नागरिक के हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है। और आपने देखा कि कृषि के अलावा मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर कितनी भारी छूट दी गई है, उसके बारे में वर्कआउट की गई है। तो और इसीलिए मेरा ये कहना है कि भाई, मैं इसको गेम चेंजर क्यों कह रहा हूँ। गेम चेंजर तब होता है जब देश की हर वर्ग को कुछ ना कुछ उसमें ऐसा लगेगा, तरक्की करने का मौका मिलेगा। पहला तो एक साधारण नागरिक है जिसको परचेज करने में सस्ता माल मिलेगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया जो माल को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो लेबर एम्प्लॉयर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको बेनिफिट हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी सर्विसेज की, कि सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी।
तीसरा, एक मैं देश के युवा को समझता हूं कि जिसको जॉब की जरूरत है, जब वो फैक्ट्री में काम ज्यादा होगा, सर्विसेज की डिमांड होगी तो उसको रोजगार मिलेगा। और आप एक और देखिए, हाउसिंग पे बहुत बड़ा फर्क आएगा। सीमेंट का रेट 28 से 18% किया गया, मार्बल का, ग्रेनाइट का रेट 5% कर दिया गया। तो जितने भी हाउसिंग के अंदर मेजर कंजम्पशन जो है इन प्रोडक्ट की होती है, और जो और आइटम्स हैं हाउसिंग के, उसमें एयर कंडीशनर जैसे 28 से 18% के अंदर लाए गए हैं, डिश वॉशर जैसे हैं वो लाए गए हैं। तो उससे क्या होगा कि ये हर क्षेत्र या हर सेक्टर को कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा गेम प्लान नजर आएगा, और यही अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का एक बूस्टर डोज जिसे कहा जाता है वो दिया गया। 2017 में भी यही उद्देश्य था और 2025 का भी उद्देश्य यही है कि उस बूस्टर को बढ़ाया जाए। जी, हमारे साथ अजय मिश्रा भी हैं। अजय, एक तो आपसे पहले सीधे तौर पर यह समझना चाहें, जो पुराना वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, और ये जो जीएसटी है, दोनों का अंतर कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ तब क्या था, अब क्या है? क्योंकि इसके साथ ही साथ सियासत की भी शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं। आपने उससे इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूं अगला आपसे, इससे पहले कि मैं जानना चाहूंगा कि वैट और जीएसटी में फर्क क्या है? वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट की दरें हुआ करती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई माल ले जा रहा है तो उसको दूसरे राज्य में अलग वैट चुकाना पड़ता था। इसलिए अलग अलग राज्यों में एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें हुआ करती थी। तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था वैट पर आम सहमति बनाने के लिए। और आपने कांग्रेस की बात की, मुझे लगता है कि 17 साल 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों का जो लंबा समय था वो आम राय बनाने में नाकामयाब रही थी यूपीए। और यही वजह है कि जो जीएसटी, जिसको अब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। और आप देखिए कि जितने भी जीएसटी के डिसीजंस हुए हैं वो आम सहमति से हुए हैं। तो चाहे आप पक्ष के मतलब सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ। कल के भी जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें कि वोटिंग कराने की ज़रूरत पड़े, सभी लोग एक मत दिखाई दिए। बाहर अगर आप कुछ और पॉलिटिक्स करते हैं तो ये नैरेटिव बनाने का दरअसल बाहर वाली जो पॉलिटिक्स है अजय, उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब वहां से बाहर निकलकर अब कांग्रेस के लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ये ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने इसको सरलीकरण की मांग की थी। दरअसल स्टे लेने की होड़ मच चुकी है, जबकि सच्चाई आपसे भी समझना चाहेंगे कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी इस तरह का रिफॉर्म लाने के लिए और जीएसटी लाने के लिए भी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो भी यही बातें कही जा रही थी कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तकनीकी खामियां आ रही हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, एमएसएमई सेक्टर को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो टीदिंग प्रॉब्लम्स थी वो किसी भी व्यवस्था में जो आती हैं उनको एड्रेस किया गया। जो टेक्निकल ग्लिचेस थे, चाहे वो प्रोसेस को लेकर के हो, एमएसएमईज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई बार चेंजेस करने पड़े। जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा था। तो किसी भी टैक्सेशन व्यवस्था की एक हिस्ट्री होती है और उसमें समय लगता है। तो ये जिस तरह से फिर से 8 सालों के बाद बीच में जो राजनीति के तौर पर इसको गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, बार बार ये केवल नैरेटिव बनाने के लिए कि ये बहुत बड़ा टैक्सेशन है, इसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन सिंप्लीफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और इसीलिए जब कल सवाल किया गया वित्त मंत्री से कि क्या आज की वैश्विक परिस्थितियों का, मिसाल के तौर पर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया पूरी दुनिया में, क्या उसकी वजह से मजबूरी में तो किया गया, रिफॉर्म नहीं है? तो ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन पहले किया जा चुका था रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के। और सरकार इस बात की एनालिसिस कर रही थी कि 12% ब्रैकेट से आपको कितना परसेंट मिलता है। केवल 7% मिल रहा था। ज़्यादातर 18% से 71% जो हिस्सा आता था वो 18% से आता था। तो ये और 28% से भी काफ़ी कम वहाँ से जीएसटी मिलता था। तो ये सारी एनालिसिस के बाद ये समझा गया कि भाई 28 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, 18 मिलाते हैं और 12 को आप 5 और 0 मिलाने का प्रयास करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नहीं होगा। जिस तरह से रेवेन्यू इम्प्लीकेशन की बात में लगातार वो बार बार सरकार कर रही है कि अगर आप पुराने कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें उसके आधार पर हमें लगता है कि शायद 48,000 करोड़ का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन हो सकता है। उसका लॉस, उस वर्ड का इस्तेमाल वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद कोई भी राज्य इस बात
को मना पाने में असमर्थ रहा कि भाई उनको रेवेन्यू का लॉस होगा, और इसीलिए जो कॉम्पनसेशन सेस है उसकी सीमा को बढ़ाया नहीं गया है, और जो राज्यों को नुकसान होने वाली जो बात थी, अब हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जब राज्यों को नुकसान नहीं होगा, सरकार ये मान रही है, और कोई भी राज्य सरकार ये कन्विंस कर पाने में नाकाम रही है कि उनको किसी भी तरह का नुकसान होगा, और इसलिए वो इसी तरह का विरोध नहीं कर पाए। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर आप सहमति जताते हैं, कोई विरोध नहीं प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर आप कुछ कहते हैं तो इसको आप केवल नैरेटिव, ठीक बात है, जनता होशियार है, समझदार है। आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ कहते हैं, बाहर आकर सियासत अगर चमकाते हैं तो ये लोग इस बात को समझते हैं जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत के लिए, और वेद जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर सफलताओं में श्रेय लेने के लिए आप आगे आते हो, कहते हैं कि जो सफलताएं हैं उसमें हम हिस्सेदारी करेंगे, तो फिर ये तो असफलताओं के साथ भी होगी जिनको आप कहते हैं कि इसमें बीजेपी या कांग्रेस या सरकार अगर असफल रही है तो उसमें फिर तो आप भी भागीदार हो जाएंगे। ये कांग्रेस के लिए है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वापस लौटेंगे तो बात होगी बिहार के सियासत की। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे बिहार बंद से पीएम पर अशोभनीय टिप्पणी का जवाब। किस तरह से बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई गाली का जवाब दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली का विरोध बिहार में लोगों ने जताया है। एनडीए महिला मोर्चा ने बिहार बंद का असर आज पूरे बिहार में देखा गया है। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा का आरोप है कि अब तक राजद और कांग्रेस इस घृणित कार्य के लिए खेद तक उसने व्यक्त नहीं किया है। लोगों का मानना है कि दरभंगा की यह घटना पूरे बिहार को कलंकित करने वाली है। मां भगवान की प्रतिमूर्ति होती है, फिर कैसे किसी राजनीतिक मंच से मां के नाम पर कोई गाली दे सकता है। बंद के समर्थन में उतरे लोगों ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। बिहार बंद का आह्वान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए रखा गया था ताकि किसी को इस बंद से परेशानी ना हो। आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से अलग रखा गया था। कुल मिलाकर बंद का असर पूरे बिहार में देखा गया। बीजेपी इसे स्वतः स्फूर्त बंद बता रही है। किसी ने किसी को बंद करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली बिहार का अपमान माना है। वहीं एक सवाल यह भी उठ रहा है कि वोट अधिकार यात्रा से महागठबंधन के दलों को क्या हासिल किया। वोट अधिकार यात्रा में चोर चोर से शुरू हुआ एजेंडा पीएम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी पर खत्म हुआ। मर्यादा की सारी सीमाएं इस वोट अधिकार यात्रा में टूट गई। जानकार मानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने सीट बार्गेनिंग को लेकर अपना आधार मजबूत किया है। यह बात समझने की है कि दरअसल इस यात्रा का उद्देश्य क्या कांग्रेस सीट बार्गेनिंग के लिए थी और राहुल गांधी ने अपना आधार मजबूत किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि फिर इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने क्या हासिल किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने अपना समय बर्बाद किया है। अपने 16 दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने 110 विधानसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जाहिर है राहुल गांधी इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के हौसले बुलंद करते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव राहुल के साथ दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधे रखी। क्या कांग्रेस पार्टी कोई अलग कार्ड अब तक छिपा कर रखी हुई है? राहुल गांधी नाम पर सस्पेंस रखना चाहते हैं कि MY फॉर्मूले से इतर गठबंधन के लोग जुड़ें, लेकिन राजद को इतना धैर्य नहीं है।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुलकर कांग्रेस की सियासत पर अब बोलने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी यात्रा में राहुल गांधी पीएम मोदी पर तंज कसते रहे, लेकिन तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमले का सिलसिला जारी रखते हैं। लेकिन एसआईआर के विरोध में राजद को अपने इस मुद्दे को हाशिए पर रखना पड़ा। बिहार बंद ने इनके तमाम एजेंडे पर पानी फेर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी से बिहार के लोगों में नाराजगी है। क्या कहा लोगों ने, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से इंडिया जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मां को अपमान करने का काम किया है, हम बिहार की महिलाएं नहीं सहने वाले हैं। राजद के कार्यकर्ता ने गाली दिया और वो मजे ले रहे थे। अगर उनको थोड़ा भी मां का ज्ञान होता तो वो तुरंत उस कार्यकर्ता को डांटते। आज मेरी बहनें बाहर रहती हैं फॉरेन में, और उन्होंने हमें वीडियो भेज करके कहा कि दीदी ये क्या हो रहा है। तो जब ये सबको सुनाई दिया तो इन दो युवराजों, उनके कुंभों और ये झूठ बंधन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? क्या उनकी आंखें मां के नाम पर बंद हैं? इतने सब होने के बावजूद भी विपक्षी दलों के नैतिकता नहीं जागी है। वो अपने स्टेटमेंट के खेद व्यक्त नहीं करते हैं। अब चाहते हैं कि तेजस्वी राहुल माफी मांगे, मां के जो अपमान के लिए उन्होंने शब्द कहे हैं। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते। और राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है। एक तो इनका बंद पूर्ण रूप से असफल है और बिहार ने आज बता दिया है कि कहीं कोई अपमान नहीं हुआ किसी की भी मां का। मां होती है। ये खाली अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनामिका पासवान जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत विनोद मिश्रा जी आपके साथ करते हैं। ये पूरा मामला रहा, इसमें अगर दरअसल दो पहलू अगर देखे जाए, एक तो ये रहा कि जो आज बिहार बंद की बात कही जाए तो कितना स्वतः स्फूर्त था, कितना लोगों को दरअसल ये मुद्दा हिट किया है, एक तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे। दूसरा ये भी बात ये समझना चाहेंगे कि ये जो वोट अधिकार यात्रा थी, इसमें किसको क्या मिला, ये भी अब उस पर मंथन शुरू हो गया है। निखिल, आपने अभी जो साउंड बाइट चलाया था, जो महिला कार्यकर्ता थी, कुछ लोग भी थे, उन लोगों की आपने मांग सुनी होगी और वो लोगों का आपने आक्रोश सुना होगा। वो लोग कह रहे थे कि एक इतनी घृणित आपने एक अपराध किया है, एक घृणित आपके मंच से इस तरह के पीएम मोदी के लिए कि मां की गाली दी गई है, और आप एक खेद तक व्यक्त करने में अभी तक कोई एक लीडर आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं, और उनका एक ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में ना लें। अब सवाल है वो किस लेवल पे इस राजनीति को ले जा रहे हैं। वो बिहार वर्सेस गुजराती कर रहे हैं, लेकिन उनके जुबान से, या उनका बेटा जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में और एक फेस बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, एक शालीनता नहीं है कि वो ये बात कहें कि ये बात गलत है। सामाजिक आचरण में, राजनीतिक आचरण में, मर्यादा में, लोकतंत्र में लोक लाज इसी को बोलते हैं कि आप एक सीमा को लांघते नहीं है। भारत के एक प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री के लिए अगर आप एक राजनीतिक मंच से, जो आपके वोट अधिकार यात्रा के लिए सजाया गया था, और उस यात्रा के मंच में आप अगर पीएम के मां के लिए गाली देते हैं, तो ये बात तो लोगों के आक्रोश में था, और इसका जवाब बिहार ने आज बंद करके दिया है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको ये 16 दिन की यात्रा से क्या मिला, कौन सी आपने एक राजनीतिक जिसको बोलते हैं डिविडेंड का आपने क्या हासिल किया इस बिहार में, जो लोग सड़क पे उतर के आपके सारे एजेंडे को आज धूल में मिटा दिया है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, समर्थक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वागत है संदीप जी आपका। आपके आने से पहले हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि दरअसल क्या कुछ हासिल किया आप लोगों ने, किस तरह से आज इस बंद को देखते हैं,
और दूसरी बात ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो वोट अधिकार यात्रा रही है, इससे क्या कुछ हासिल हुआ है आप लोगों को? दोनों पे जवाब देंगे निखिल जी, लेकिन उसके पहले आज जिस तरीके से पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर और जो है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, बाढ़ से ग्रस्त हैं और भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सरकार से मेरी अपील है कि उन सभी राज्यों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की जाए ताकि जनता को राहत दे सके। और पंजाब जैसा राज्य जो कि हमारी खाद्य आपूर्ति की पूर्ति करने वाला एक प्रमुख प्रदेश रहा है और वो हमारे देश का अनाज भंडार कहा जाता है, तो ऐसे अगर राज्य जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां जा गए हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कर रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर गए हैं, जो काम खड़गे जी का छोड़ दीजिए, आप मुद्दे पे आइए सर। नहीं विनोद जी, नहीं ये मैं कह रहा हूँ, आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ आके ये मंच से बात कर रहे हैं, ये मैं कहने वाला था। ये भारत सरकार किसी मंत्री हैं वहाँ। नहीं, पहली बात तो अगर आपकी जानकारी को ये दुरुस्त कर दूं, राहुल जी ने भी बोला है और हमारे ठीक है, चलिए आपने भी रिपीट कर दिया, अब आगे आइए मुद्दे पर आइए। हम लोग मदद कर रहे हैं, ठीक है जी, आइए मुद्दे की बात है, जो आपने जो सवाल किया हम उसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये जो बंद था, सच्चाई यह है कि जो है कहीं पर ये देखने को मिला कि कोई महिला डिलीवरी के लिए जा रही है तो उसका रास्ता रोक लिए कि यही डिलीवरी होनी चाहिए, कोई बूढ़े व्यक्ति की साइकिल पटक पटक के उसको मारा जा रहा है, कोई की जो है एक पत्रकार को माँ बहन की गालियां देते हुए उसका माइक तोड़ दिया गया। तो ये गुंडों की गुंडई को जो जिस तरीके से इनकी गुंडई रही है पूर्व में, ये उसको एक आगे बढ़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं में और जोश भर के और जाओ माँ बहन की गाली मत दो, अब लोगों को, बिहार के लोगों को पटक पटक के मारो ताकि हम अगर ऐसे वोट नहीं मिलेगा तो पटक पटक के मार के वोट लेंगे, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि वोट अधिकार यात्रा में आपको हासिल क्या हुआ। हमको सर हासिल ये हुआ कि आज देश के प्रधानमंत्री को इतनी साजिश का हिस्सा बनना पड़ रहा है कि अपने ही लोगों से खुद को गाली दिलवाइए, उसके बाद महिलाओं को आगे करके कांग्रेस के कार्यालय पर तोड़ फोड़ करिए, उसके बाद इस तरीके का नौटंकी करिए, ड्रामा करिए, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह देंगे कि अपने लोगों से गाली दिलवाई जा रही है, आप ये कह रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि ये लेकर के आए थे पहले आप लोग, ये लेकर के आए थे कि अपने ही लोगों से गाली दिलवाई, फिर वो फेक हो गया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, और जो उनका आपका आईटी सेल था उस पर जो है मुकदमा भी कायम कराया उस व्यक्ति ने। तो कम से कम ये तो मत ही कहिए, कहने के लिए जनसभा संबोधित कर रहे हैं, कुछ भी कह जाइए जी। अरे निखिल जी, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि देश में 70 साल के राजनीतिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में पहला वाकया होगा कि जो सत्ता में सरकार वो सर बंद बुला रही, पहला क्या होगा? मतलब आप सरकार में है सर, कार्रवाई करिए, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे ख्याल से 70 सालों के इतिहास में पहला ऐसा वाकया होगा कि मंच से किसी चुने हुए प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। अब जहां तक मैं समझता हूं, नहीं, क्या इससे पहले कोई घटना हुई थी इस तरह की? नहीं हुई थी। तो अगर लोग इसमें अगर इस पर आहत हैं, देखिए ये बंद इसलिए नहीं था, मेरी बात समझिए, नहीं आप जो इसको पेश कर रहे हैं मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये बंद इसलिए नहीं था कि कोई मांग की जा रही थी, बंद इसलिए था कि कम से कम इस पर इसको गलत समझ करके माफी मांग लेते, उतना तक नहीं हुआ आपके नेताओं से। निखिल भाई, हाँ निखिल जी, अभी आपने कहा कि इसके पहले घटना हुई है क्या? हिमाचल प्रदेश में 2019 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सीधे मंच से राहुल की मां को गाली देता है, सुप्रीम स्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी जी को पता नहीं, ये इस तरह के नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब आप कहते रहे, अब आप जो भी चाहें कहते रहे। नहीं, अब सुन लीजिए, अब कहते रहे क्या मतलब है क्या? चलिए आप अगली बार आइएगा तो रिकॉर्ड लेकर आइएगा। निकलिए, मैं वीडियो चला दे रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? पूरी गाली का वीडियो रख के अभी तुरंत चला दे रहा हूँ। बस एआई वाला ना हो, ध्यान रखिएगा। अगर आप कह रहे तो हाँ ध्यान रखिएगा, एआई वाला ना हो। नहीं, अब तक आपके लोग सुनिए, अब तक अगर ऐसा होता तो आपके लोगों ने इस पर जो है आईटी सेल ने आपके भर दिया होता, ट्विटर और जो है इंस्टाग्राम। इसलिए ये मत बताइए, इतने दिन के बाद आप निकाल कर रहे हैं। देखिएगा एआई वाला होगा तो मुकदमा कायम हो जाएगा, एआई वाला होगा तो मुकदमा कायम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, अब आपने अपने पॉइंट रख दिया। अनामिका जी के पास जाते हैं। अनामिका जी, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सत्ता पक्ष की पार्टी जो है, जो सरकार में है, वो बंद का आह्वान कर रही है,
क्या इस बंद का मकसद क्या था? पहले सबसे तो यह भी बताने की कोशिश करिए, ये किस तरह की मांग थी? दरअसल शायद इसको लेकर के लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रम है कि ये किसी डिमांड को लेकर के थी। देखिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी की माता, जो कि दिवंगत हो चुकी है, अश्लील गाली दी गई, माइक के द्वारा नारे लगाए गए। और अभी समीर जी सुनिए, आप, मैंने सुना ना आपको ध्यान से, तो आप भी हमें सुनिए। तो क्या करिएगा? नारे लगाए। नहीं, ये कौन सी बात है संदीप जी? एक मिनट मैडम, संदीप जी, ये कोई बात नहीं हुई। संदीप जी, ये कोई बात नहीं हुई। इस तरह से अभद्रता से बात मत करिए, कम से कम। वाली बात है भाई। चलिए, मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दुनिया को मत बनाइए बेवकूफ। हम महिलाओं के अंदर दर्द है, और बिहार की धरती पर पहली बार बिहार की माताओं बहनों ने बंद का आह्वान किया है। और आपके राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। देखिए, अगर आप सभी बीच में बोलते रहेंगे तो वो भी बीच में बोलती रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके यही संस्कार है। 5 महिला भी करेंगे। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी, और जब मैं बोल रही हूँ तो आप बोले 5 महिला। यही आपका चरित्र है, यही आपका चरित्र है भाई। एक मिनट मैडम, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, संदीप जी का ऑडियो आउट कर दो जब तक ये जवाब दे रही है। चरित्र में यही सब है। आपने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि हम जैसी महिलाओं को भी शर्म आती है। यह बेशर्मी की हद को पार कर दिया आप लोगों ने। उस मां को गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं। आप बताइए ना, वो राजनीति में है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन अश्लील गाली, बताइए ना, क्या ये शोभनीय है? ये बेहद ही दुखद है, और हम महिलाएं बहुत ही स्तब्ध हैं। इस तरह के गाली गलौज अगर राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तो वो हमारे बिहार के सम्मान को और संस्कृति को भी धूमिल कर रहा है। अब इनके लोग बाहर से आते हैं, वो हमारे बिहारी लोगों के डीएनए में मजदूरी बताते हैं, कभी बाबा साहब का अपमान कर जाते हैं, कभी दलितों का अपमान कर जाते हैं, और ये वोट अधिकार यात्रा की बात करते हैं, जिन्होंने पता नहीं कब से वोट की चोरी की। और अगर वोट की चोरी हुई होती तो एक भी राज्य में आपकी सरकार नहीं होती, एक भी विधायक और सांसद आपका सदन में नहीं होता। ठीक है, इसलिए संभल कर बोलिए। यह बिहार की धरती है, और ये आंदोलन की धरती रही है। आज हम महिलाओं को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ा और बंद का आह्वान बुलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपके नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, इसी बात पर आगे बात को आगे बढ़ाएंगे। मैडम अनामिका, विनोद जी एक चीज समझना चाहेंगे कि अगर कोई इस तरह की घटना हुई थी, तो ये कहना कि तुमने हमको तब भी तुमने गाली दी थी, ये किया था, जैसे अभी संदीप जी कह रहे हैं, इसके बजाय अगर सीधे सीधे माफी मांग लेते, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, मंच पर आकर कोई भी बड़ा नेता कह देता कि भाई ये गलत है, तो शायद मामला वहां पर पटाक्षेप होता है, या कम से कम आपका बड़ा चेहरा सामने आता कि एज ए पार्टी लीडर आप इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। एक बात, एक तो इसका भी उत्तर दीजिए, और दूसरा जो मैंने सवाल संदीप जी से पूछा था, वो उस पर गोल गोल जलेबी घुमाते रहे कि आखिर क्या हासिल हुआ है वोट अधिकार यात्रा से? राजद और कांग्रेस, इनके बीच में क्या कोई आप मतभेद भी देख रहे हैं? मैं कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस के इतिहास को अगर याद दिलाऊं तो संदीप जी शायद खुश होंगे कि यही प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, जो पेरमपुर में राहुल गांधी की हत्या जो हुई थी, उसके जो अभियुक्त थे और उसके जो दोषी जेलों में बंद थे, उससे मिलने प्रियंका गांधी गई थी। इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता कि उसके फादर को जिसने मारा हो, उसकी बेटी उससे मिलने गई है जी। तो तब आपका डायलॉग था और आपका नैरेटिव था कि हमने एक क्षमा का ये अपनाया है जी। और ये गांधी परिवार ही कर सकता था कि राजीव गांधी की हत्या के अपराधी को आप क्षमा करने गए थे, और आपके मुंह से एक प्राइम मिनिस्टर के उस बुजुर्ग माँ के जो एक ये आप कहते हैं स्वर्गवासी माँ है, उनके लिए भी एक शब्द नहीं निकला कि ये गलत है, ये गलत परंपरा आपने शुरू की है। कोई भी गाली दिया हो, एक बात अगर आप सिर्फ एक लहजे में एक शब्द में राहुल गांधी को माइक लगाया था ये नाम मैंने देखा था जी, और वो इस बात का जवाब देने के बजाय सीधे चोर 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 कहते हुए निकल गए। क्या मतलब है कि आप सीधे सीधे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था परसों,
महिलाओं के साथ, जीविका दीदी के साथ बात करते हुए, संदीप जी गौर करने बात है ये कि ये नामदार लोग जो हैं, जो चांदी के चम्मच से लेके पैदा हुए हैं, उनको इन गरीब माँ का और इनका संघर्ष का कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए ना कि एक मोदी जी की माँ किस तरह से एक महिला जिनका पति भी जीवित नहीं थे, वो 4 बच्चों 5 बच्चों को कैसे पाला होगा और इस लायक बनाया है कि देश के प्रधानमंत्री है। क्या वो भावुक पल प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं था जब उनके माँ को एक सरेआम मंच से कोई गाली दी गई थी? एक लोकतंत्र में मर्यादा से चलती है। रही बात कि आज लोग बिहार में आरजेडी की कल ही मीटिंग हुई थी, उसमें लोग आप पूछ रहे हैं ना कि इसमें इस वोट अधिकार यात्रा से हासिल क्या हुआ आरजेडी को? एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट और चीफ मिनिस्टर का फेस के नाम पर राहुल गांधी से 20 बार पूछा गया, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारा तेजस्वी नेता है। तो आरजेडी को क्या मिला? आप तो 110 विधानसभा क्षेत्र से घूम आए और कल आपने कहा कि जहां पड़े हनुमान जी के पांव वो सारे हमारा। तो 110 सीट पर क्या क्लेम करने जा रही है पार्टी आपकी? ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए। माफी मांग लेते तो शायद बात ही खत्म हो जाती। माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है, छोटा थोड़ी होता है। कार्यकर्ता की तरफ से आप माफी मांग लेते, नेता आपके। सुन लीजिए निखिल जी, मैं आपके घर पर आके, आपके घर पे आके मैं किसी भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को गाली दूं और वो व्यक्ति आपसे कहे कि आप माफी मांगिए, आप मांगेंगे? गजब। मतलब आपके मंच से, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आपके कार्यकर्ता ने गाली दी, जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं हमारा पहले बताइए ना, जिम्मेदारी किसकी होती है? अब सुन लीजिए, राजनीतिक मंच तब तक का होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है, जब तक हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ तब अच्छा, तक। उसके बाद मतलब फिर कार्यक्रम हो गया, अरे सर उस पर चाहे जो करें, मतलब जो लाखों लोग जुटे हुए थे। अरे सर, लाखों करोड़ों कोई सभा नहीं चल रही। नहीं मतलब उसके बाद बाजार लूट ले, अगर उसके बाद वहां से जनता जाके बाजार लूट ले तो कोई जिम्मेदारी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं? गजब की बात है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? तर्कपूर्ण बात करिए ना। आप कह रहे हैं कि जब तक नेता रहेगा तभी तक मानेंगे। अरे बाद में कह देते कार्यकर्ता तो मंच पर कहीं और से आ गए थे। ये बताइए, मंच पर कार्यकर्ता कहीं और से आ गए थे। हम गजब की बात करते हैं, मतलब जवाब भी तो लीजिए ना। आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब आने दीजिए। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उस पर यही बात बनती है। चलिए बताइए, हमको करने दीजिए। हम बताइए, हम आपकी निगाह में मूर्ख है ना, आपको मूर्खता करने दीजिए। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखें, हमको रखने दीजिए। हम जो कहना चाहते हैं आने दीजिए। तो तर्कपूर्ण रखिए ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी सोच लेंगे कह के चले जाएंगे। आपको नहीं तर्कपूर्ण रखिए, तर्क रखिए। आप सुनने के लिए बैठे, आप बोलिए। आप उसके खिलाफ सर, भाजपा, विनोद जी, आप तीनों लोग मिलकर मेरे जो भी मैं बात रखूं उसके खिलाफ सब आरोपों से फर्क नहीं पड़ता। आप ये सब कहते रहिए। संदीप जी आपके पास तर्क नहीं है आज। तो आप शुरू होंगे। क्यों नहीं? बताइए। बोलने नहीं तो तर्क कहां से? फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं, बताइए। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैंने दो सवाल, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे अच्छा पूछ लेता हूं। हमारा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का मंच था ना सर। हमारे कार्यालय पे तोड़फोड़ करने पहुंच गए। राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर, कार्यालय पर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर लठ बजती, मल्लठ मार जूता मल्लठ चोकर हो जाते। तो हमारी सहयोगी के लिए आकलन है आपका। आप अनामिका जी से पूछ लीजिए। आपके सहयोगी के लिए आकलन है। अब सुनिए, अब यार क्या निखिल जी, क्या तरीका आपके साथ, इसलिए लाल जी इतनी बढ़िया डिबेट कराते हैं, बोलने देते हैं सर, आप 10 सेकंड बोलने नहीं देते हैं, क्या तरीका है? चलिए बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। लेकिन निमसे अरे अब आपको लग रहा है ना कुछ भी। निमसे की मेहर, गांव भरे के भौजाई। अब हमको इनको पता है कि ये अहिंसावादी लोग हैं, ये सत्यवाचक लोग हैं, तो चलिए कुछ भी गुंडाई कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारा संयुक्त मंच था। आज तक राजद के कार्यालय पर जाने की इनकी हिम्मत हुई सर? पूछे इनसे, इसलिए कि इनको पता है वहां जाएंगे तो लठ बजेगी, और वहां जाएंगे तो अभी माफी की बात, इसलिए मैं विनोद जी ने कहा सर, सुन लीजिए, विनोद जी ने माफी की बात की। हम सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को इतनी गालियां दी गई है, इस देश में इतनी गाली दी गई है, लेकिन हमने एक FIR आज तक नहीं की है सर। और 1003 हम बताया कि हमको गाली सर आपके प्लेटफॉर्म पर दी गई है। आपके ट्विटर जो आप लोग 60 वीडियो डालते हैं, 1003 गाली सर। चाहे तो मुकदमा कर सकते हैं, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सर लोकतंत्र में फिर मैं ये कहूंगा, मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं और ऐसे लोग होते हैं, उनकी मानसिकता है सर। फिर मैं कह रहा हूं, किसी को भी गाली देना, मैंने कहा ना, किसी को भी गाली देना अपराध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से आकर गाली भी देंगे, गुंडाई भी करेंगे, और मीडिया उसका मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं। सुब्रम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था बस
वो तो आपके आर्काइव पे पड़ा होगा ना सर। ठीक है, निकाल के वीडियो चलाइए ना। भाई आप सवाल खड़े कर रहे हो, ये आपके नेता ने कहा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो पड़ा होगा, आप चलाइए और हमसे कहते हैं हम चलाते हैं। ठीक है संदीप जी, आपका पॉइंट आ गया, संदीप जी आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उसके बावजूद आपने ये बात नहीं बताई। सुन तो लीजिए, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई माफी मांग लेने में कहां आप छोटे हो जाते। मैं बात ये कह रहा था, लेकिन आपको बात नहीं समझ में आई। आपको बात नहीं समझ में आई क्योंकि वो आपको समझ नहीं है। अनामिका जी के पास जाऊंगा। अनामिका जी, ठीक है सर, आ गया आपका पॉइंट आ गया। अब समय भी कम रह गया। अपने लोगों से गाली दिलवाकर फिर कहेंगे माफी मांगो, मतलब अपराध वो कांग्रेस आईटी सेल पर मुकदमा कायम किया है। कांग्रेस आईटी सेल पर मुकदमा कायम किया है। कांग्रेस आईटी सेल पर वो जो पुलिस इनकी है। चलिए अनामिका जी ये कह रहे हैं, अनामिका जी इनके बहुत सारे आरोप हैं बीजेपी के ऊपर। ये कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से क्या दिक्कत थी, आरजेडी वालों के ऊपर, जो दफ्तर थे उनके ऊपर, वहां पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग कांग्रेस के दफ्तर में झगड़ा करने नहीं गए थे, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इनसे पूछिए पूरे देश के कार्यालय पर हमला हुआ, हमारी महिला कार्यकर्ता। सर ये अच्छी बात नहीं है, उनको बोलने दीजिए अनामिका जी को। लाठी लेकर खड़े थे, क्यों सड़क पर खड़े थे कांग्रेस का झंडा लेके? और जैसे ही हमारा काफिला रोड के उस तरफ से क्रॉस कर रहा था, इनके लोगों ने ढेले ईंटें बरसाए। ऐसे ही झगड़े नहीं हुए हैं। इनके लोग क्यों खड़े थे, पूछिए ना इनसे। अरे हद, एकदम मतलब बेशर्मी की हद को आप पार कर जाइए और इल्जाम हम पर ठोक दीजिए। आप कह रहे हैं हमारे लोग नहीं थे नारा लगाने में, आप बताइए ना भाई। उस मंच पर वो राहुल गांधी जी का मंच था, उस मंच पर पप्पू यादव जैसे नेता नहीं चढ़ सकते, और आप कह रहे हैं कि मंदबुद्धि व्यक्ति को चढ़ गया। कभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे। पहले तो आप सब लोग क्लियर कर लीजिए ना कि कौन थे। कभी कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं, ये पुलिस जांच में क्लियर हो चुका है कि किनके लोग हैं। इसलिए बार बार झूठ बोलने से ये सच नहीं हो जाएगा। हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनाएं सब हैं इस गाली को सुनकर, और आपकी सोनिया गांधी जी को या किसी भी महिला नेत्री को महागठबंधन में जो भी है, उनको इतनी अश्लील गंदी गाली नहीं दी गई है मंच से, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ अटैच करके उनकी मां को गाली दी गई है। ठीक है, ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? बिल्कुल, दरअसल ठीक है, आप माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को उनकी मां ने संस्कार नहीं सिखाए हैं कि अगर किसी मां के साथ कुछ गलत हो, कहने में क्या आप छोटे हो जाएंगे? ये तो फिर होता ही नहीं। बात दरअसल वही मूल प्रश्न आता है, इसको थोड़ा सा सियासत से अलग हटकर। विनोद जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया। एक मिनट, त्रिपाठी जी ने बहुत अनामिका जी से त्रिपाठी जी ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। मैं थोड़ा सा उसमें त्रिपाठी जी को जोड़ देता हूँ कि त्रिपाठी जी, आप जिस शालीनता से इस बात को बिहार में कह रहे हैं कि आरजेडी पे क्यों नहीं गए धरना देने, कांग्रेस पे क्यों गए, तो आप क्या आरजेडी के सिर्फ लाठी के दम पे ही आप उसके पीछे पीछे हैं, या आपकी ये बात मान चुके हैं कि आपके संगठन में कोई जान नहीं है? ठीक है, आप जब कहते हैं कि सुनिए, आप जब कहते हैं कि वहां हमने एफआईआर नहीं की, अभी पिछले 2 साल में आपके कर्नाटक सरकार ने 21 पत्रकारों के खिलाफ में एफआईआर किया है। क्या बात करते हैं? ठीक है, चलिए, ये शालीनता और ये हमारी आप दूसरों को बताइए। हमारी चर्चा यहीं तक। आप सभी को, संदीप जी आपको बहुत शुक्रिया। संदीप जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय इतना ही है। और अनामिका जी आपका, विनोद जी आपका शुक्रिया। और ये सवाल दरअसल बार बार ये कहा जा रहा था कि किसी ने भी गाली दी, किसने दी, क्यों दी, किसने कब कब दी। बात इस बात की नहीं है। अगर किसी ने गाली दी है तो जो बड़े नेता हैं, कम से कम उनको एक अच्छा बड़ा ब्रेव फेस दिखाना चाहिए। आकर के मंच से कहते कि हमारे कार्यकर्ता ने, किसी ने गाली दी है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और शायद मामले का पटाक्षेप हो जाता। लेकिन ये इतनी बात कहने के लिए इतनी सारी सियासत, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ममता के मंत्री का सेना से कुट्टी, आखिर क्यों नाराजगी है? ये अजीब सियासत है। ममता बनर्जी मुद्दे ढूंढते ढूंढते अपने सियासी एजेंडे में सेना को भी घसीट लाई। विधानसभा के विशेष सत्र एसआईआर का विरोध बांग्ला भाषी के उत्पीड़न को लेकर बुलाया गया था, लेकिन असेंबली में बहस आर्मी को लेकर होने लगी। पिछले दिनों विशेष सत्र में टीएमसी सरकार के मंत्री बसु ने टीएमसी के धरने को हटाने की निंदा करते हुए कहा कि आर्मी की कार्रवाई 1971 के पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई जैसी थी। आप सोचिए कि तुलना पाकिस्तान के सेना से कर दी। पाकिस्तानी फौज ने तब ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर बंगला भाषियों पर अत्याचार किया था। बसु की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने सदन में जमकर विरोध किया। राष्ट्र के गौरव भारतीय सेना के अपमान को लेकर बीजेपी ने सदन की कार्रवाई से शिक्षा मंत्री के उस शब्द को हटाने की पुरजोर मांग की थी। अजब गजब की इस सियासत में विधानसभा स्पीकर ने शिक्षा मंत्री के बयान को निंदा करने के बजाय, उसको हटाने के बजाय, स्पंज करने के बजाय बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को ही सदन से निलंबित कर दिया। लोकतंत्र में एलओपी को सदन से निलंबित करने की भी यह अनूठी कार्रवाई मानी जा सकती है। प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी की निंदा करते हुए उसे पाकिस्तान का दलाल बताते हुए कहा था कि बंगाल भारतीय सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार 2021 में उन्हें 5 बार विधानसभा से निलंबित कर चुकी है। आरोप है कि बांग्ला भाषा के मुद्दे पर कोलकाता में आर्मी कैंटोनमेंट के सामने टीएमसी ने एक मंच तैयार किया था, जिसे बाद में सेना ने परमिशन न होने के कारण हटा दिया था। सेना के अनुसार टीएमसी को यह मंच सिर्फ 2 दिन के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन पार्टी ने टेंट लगाकर उसे वहीं छोड़ दिया था। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संयोग था कि अगले दिन सेना की एक गाड़ी को बंगाल पुलिस गलत ड्राइविंग के आरोप में बंगाल पुलिस ने फाइन लगा दिया। बंगाल विधानसभा में आज भी हंगामा देखा गया है। देखना यह है कि 2026 के चुनाव से पहले टीएमसी लोगों के बीच किस मुद्दे को लेकर जाती है, क्योंकि मुद्दों की ढूंढ लगातार जारी है। और इस सर्च में भारतीय सेना भी आ गई है, तो आप समझिएगा कि मुद्दे कहां से कहां तक ढूंढे जा रहे हैं। मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आइए ये देखते हैं। আসছিলাম আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন, প্রায় 200-র মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। প্রায় 200-র মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी सेना का अपमान करती हैं। 2 दिन के लिए आपको परमिशन मिला है, 3 दिन के लिए अगर परमिशन होगा तो डिफेंस में ये आर्मी एरिया है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। 2 दिन का परमिशन लेके आप 17 दिन का प्रोग्राम बैठा दिए फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। इसके बाद आप बोल रहे कि सेना हमको देखकर भाग गए। आप सेना को अपमान नहीं कर रहे, आप तो पाकिस्तान का भाषा में बात कर रहे हैं, आप तो बांग्लादेश का भाषा में बात कर रहे हैं, आप तो एंटी नेशनल का भाषा में बात कर रहे हैं। आप तो एंटी नेशनल है ममता बनर्जी, आप तो भारतीय है। आपको देखकर सेना भागेगा क्यों? पाकिस्तान हमारा सेना को देखकर भागता है, बांग्लादेशी हमारा सेना को देखकर भागता है, तो आप क्या पाकिस्तानी है? तो निश्चित तौर पर सियासत कितने निचले स्तर पर उतर आई है कि भारतीय सेना की तुलना उस पाकिस्तान की सेना से की, उसके ऑपरेशन सर्चलाइट से की, जिसमें बंगालियों के खिलाफ जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम चला था, उस दौरान बांग्लादेशियों के खिलाफ किस तरह से, बंगालियों के खिलाफ कहा जाए कि किस तरह से ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किया था। उसकी तुलना टीएमसी भारतीय सेना से इसलिए कह रही है क्योंकि उन्होंने कैंट इलाके में एक नियत समय से ज्यादा देर तक उनका टेंट नहीं लगे रहने दिया और कहा कि भाई अब जो इसका समय था वो पूरा हुआ, अब इसको हटाइए। तो आपने उसकी तुलना पाकिस्तान की अत्याचारी आतिताई सेना से कर दी। लोगों को इस पर सोचना चाहिए। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।